छात्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आप लोग लॉकडाउन का सही दृष्टि से पालन करते होंगे। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा बीए तृतीय वर्ष एवं एमए के छात्रों के लिए राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सार्क। सार्क जैसे नाम से स्पष्ट होता है, सार्क कहने पर हमको एक मछली के प्रकार आभास होता है, लेकिन जो सार्क है वह सार्क किसी अनन्य दृष्टिकोण में उसका अलग मायना है। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत सार्क एक भारत के जो क्षेत्रीय जो देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उन देशों के एक संगठन का नाम सार्क है। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के आपसी क्षेत्रीय संगठन हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे सार्क, आसियान, ओपेक, G20, नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट, अन्य प्रकार के हमको क्षेत्रीय संगठन, राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, आर्थिक संगठन, अनुसंधान संगठन, सैनिक संगठन इत्यादि हमको देखने के लिए मिलता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सार्क के ऊपर में। सार्क जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है, जिसको हम हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं। दक्षिण एशियाई देशों की एक क्षेत्रीय संगठन है। जो सार्क है, उस सार्क के माध्यम से हम ये हमको देखने के लिए मिलता है कि जो पड़ोसी जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के जो आपसी सहयोग है, उस आपसी सहयोग के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। सर्वप्रथम बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान के द्वारा एक विचार किया गया, एक आइडियोलॉजी तैयार किया गया कि क्यों ना एक हमारे एक जो पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे जो पड़ोसी जो राष्ट्र हैं, उन पड़ोसी राष्ट्रों के जितने भी पड़ोसी जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के बीच में एक संगठन या एक ऐसी समितियां बनाई जाए जिसके माध्यम से हम पड़ोसी राष्ट्रों का रिसर्च के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर में, स्वास्थ्य के ऊपर में, सामाजिक संगठन, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए एक तालमेल सा एक क्षेत्रीय संगठन को बनाने के दृष्टि से जियाउर रहमान के एक मन मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न होता है। वही मन मस्तिष्क एवं विचार, उसके ही मन मस्तिष्क एवं विचार के द्वारा ही सार्क की स्थापना की जाती है। सार्क की स्थापना से पूर्व 1981 में विदेश सचिवों की बैठक बांग्लादेश में होती है। जो बांग्लादेश जो दस्तावेज है, उन बांग्लादेश दस्तावेजों के जो जितने भी जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों पर सहमति दर्ज करके हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक उसके बाद 1983 में जो सार्क के जो देश हैं, उन सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 1983 में भारत में संपन्न होती है और उस पर भी सार्क को बनाने के लिए चर्चा की जाती है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि 1985 में 7 और 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क की स्थापना होती है। इस प्रकार से सार्क के जो मेंबर हैं वो भारत, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान बाद में 2007 में अफगानिस्तान इसमें प्रवेश करता है। इस प्रकार से 1985 में 7 देशों के
7 देशों से मिलकर एक सार्क एक संगठन की स्थापना की जाती है। और 2007 में जो अफगानिस्तान इस सार्क संगठन में शामिल होता है। जो हम एक्चुअली में हमको ये देखने के लिए मिलता है कि जो सार्क है उस क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से जो एशिया के जो दक्षिणी हिस्सा के जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के बीच में आपसी सौहार्द, आपसी तालमेल, भाईचारा, राजनीतिक विचारधारा, अनुसंधान, सोशल मूवमेंटों को आगे ले जाने के लिए, या फिर कहें कि मेडिकल की सुविधाओं में नए नए रिसर्चों को प्रदान करने के लिए, इन तमाम सुख सुविधाओं को आपस में बांटने के लिए जो क्षेत्र की जो क्षेत्रीय जो देश हैं उन पड़ोसी राष्ट्रों के बीच में संगठन बनाने के लिए जियाउर रहमान के द्वारा एक जो प्रयास किया गया था, वह प्रयास के माध्यम से इस सार्क की स्थापना होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो सार्क है उस सार्क में जनशक्ति, जो जनताओं की जो शक्ति है, अर्थात जो जनताओं की दृष्टि से हमारा जो सार्क में सम्मिलित होने वाले जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के अत्यधिक जनसंख्या, अत्यधिक खनिज पदार्थ एवं प्राकृतिक संसाधन अपूर्ण कहें कि बहुत अधिक मात्रा में हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इन जो सार्क संगठन है, इन सार्क संगठनों के जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में कोई एक नवीन उद्योग, जो औद्योगिक जगत के जो क्षेत्र हैं वो हमको देखने के लिए मिलता है। समाज जो जनशक्ति एवं प्राकृतिक संसाधन के पूर्णतः होने के बाद भी सार्क के जो राष्ट्र हैं उन सार्क के राष्ट्रों के जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, वो बहुत कमजोर है। समझने के लिए हमको ये समझने की आवश्यकता ये है कि इतनी जनसंख्या होते हुए भी, इतनी प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी हमारे जो सार्क जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को कहीं ना कहीं एक आर्थिक विकास को गति देने के लिए बहुत सारे प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत देश को छोड़कर सभी सार्क के जो राष्ट्र हैं उन सार्क राष्ट्रों को खाद्यान्न आपूर्ति के लिए विदेशों से उनको आयात करने की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम ये कहें कि जो जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। वहाँ के जो अधोसंरचना है उन अधोसंरचना को विकास करने के लिए सार्क जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को सहारा के रूप में उनको लेने की आवश्यकता है। अर्थात हम कहें कि जो सार्क है उस सार्क के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जो सार्क देश हैं उन देशों को एक आर्थिक सहायता के रूप में दी जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो सार्क का जो उद्देश्य है उन सार्क के उद्देश्यों को हम इस प्रकार से समझने का प्रयास किए हैं। आज हम देखते हैं कि जो सार्क है उस सार्क के जो ढांचा है उस ढांचा घोषणा एवं सार्क का चार्टर क्या कहता है। जो जब सार्क की स्थापना हुई थी, सार्क 1985 में बनकर जब सार्क जब तैयार हुआ था तो कौन कौन से ऐसे घोषणा पत्र थे जिन घोषणा पत्रों पर सभी सार्क राष्ट्रों के द्वारा सहमति दर्ज की गई थी। आज उन पर हम एक एक से चर्चा करेंगे। नंबर 1 पर है जो उसके जो मुख्य उद्देश्य है, सार्क के जो मुख्य उद्देश्य है उन उद्देश्यों को जो मुख्य उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को हम एक एक से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 है दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के जनता के कल्याण एवं जीवन स्तर में सुधार करना। जो मुख्य उद्देश्य है सार्क किस लिए बनाए गए थे, अर्थात हम ये कहें कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के जनता के कल्याण एवं जीवन स्तर में सुधार करना। जो दक्षिण एशियाई जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में रहने वाले जो जनमानस है, जनता है, उन जनताओं के कल्याण करने की दृष्टि से, उनके उत्थान करने की दृष्टि से, उनके एक सामाजिक जीवन को अच्छे से अच्छे बनाने के लिए उनको मेडिकल की सुविधा, उनको शिक्षा की सुविधा, उनको एग्रीकल्चर की सुविधा, इन तमाम किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर हम ये कहें कि जनताओं के कल्याण करने के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए जो दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र हैं, ये उन जो देश हैं, उन देशों में रहने वाले जो निवास करने वाले जो जनता है, उन जनताओं के कल्याण के लिए इस क्षेत्रीय संगठन का निर्माण किया गया था। दूसरे नंबर पे दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। इसका जो दूसरा उद्देश्य है, इन दूसरे उद्देश्यों को हम ये देखते हैं कि जो दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र हैं, उन दक्षिण एशियाई के जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के उद्देश्य की दृष्टि से इस सार्क की स्थापना की गई थी। कि हम ये इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि जो दक्षिण एशियाई के जो राष्ट्र हैं, उन सार्कों के जो राष्ट्र हैं, उन सार्क राष्ट्रों में
आर्थिक स्थिति को मजबूत किस प्रकार से किया जाए, अधोसंरचना को कैसे बनाया जाए, कि आर्थिक स्थिति को कौन कौन से तरीके से प्रोग्रेसिव करना है, इन तमाम विषयों को लेकर जो क्षेत्रीय संगठन है उस क्षेत्रीय संगठन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, तीसरा है क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तीव्रता। क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में तीव्रता। जो ढाका का जो घोषणा पत्र था, जिस घोषणा पत्र के माध्यम से सार्क का स्थापना की गई थी, उसमें हम कहें कि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ये 3 प्रकार के जो अवधारणा है, इन अवधारणाओं को लेकर कि हम इन पर किस प्रकार से काम करें। जो आपस के जो पड़ोसी जो राष्ट्र हैं, पड़ोसी जो मुल्क हैं, उन मुल्कों के बीच में आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से ऐसे आयाम हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कौन कौन से ऐसे नए रिसर्च हो सकते हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान किया जा सके, संस्कृतियों का आदान प्रदान कर सके, और साथ में हम कहें कि जो संस्कृति है उन संस्कृतियों को आदान प्रदान करने के माध्यम से जो आपस के जो भाईचारा है उस भाईचारा को एक प्रेम के रूप में अपने को बांटने के लिए मिल सके। इस प्रकार से सांस्कृतिक, आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए इन जो राष्ट्र है, इन राष्ट्रों के बीच में अर्थव्यवस्था और साथ में सांस्कृतिक विकास को पूर्ण करने के लिए इन उद्देश्यों को लेकर सार्क की स्थापना की गई थी। उसके जो मुख्य उद्देश्य है, नेक्स्ट है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। अर्थात हम ये जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में हमको ये देखने के लिए मिलता है कि अर्थव्यवस्था, तकनीकी, सांस्कृतिक, है ना, और अनुसंधान, इस प्रकार के सहयोग आपस में इन राष्ट्रों के बीच में एक ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए, एक ऐसे भाईचारा के माध्यम से ऐसे एक समन्वय स्थापित किया जाए जिनके माध्यम से तकनीकी को बढ़ावा मिल सके, अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बढ़ावा मिल सके। इन उद्देश्यों को लेकर सार्क की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। जो घोषणा पत्र है, सार्क की जो घोषणा पत्र के जो मुख्य उद्देश्य के जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो विकासशील जो राष्ट्र हैं, उन विकासशील राष्ट्रों के साथ सहयोग करके जो सार्क राष्ट्र हैं, उन सार्क राष्ट्रों को विकसित करने के लिए एक जो विकासशील की जो प्रक्रिया है, उस विकासशील की प्रक्रिया को पूर्ण करके विकसित राष्ट्र बनने के लिए एक आपस में सहयोग करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सार्क है, उन सार्क सम्मेलनों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे सम्मेलन हुए जिन सम्मेलनों के माध्यम से उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो सार्क के जो उद्देश्य हैं, उन सार्क के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे ऐसे सम्मेलन हैं। उन सम्मेलनों के द्वारा सार्क के जो मुख्य उद्देश्य हैं, उन मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह व्यवस्था निर्मित की गई है। हम अब बात करते हैं कि भारत एवं सार्क की जो संबंध है, उस संबंधों पर चर्चा करना चाहेंगे। भारत और जो सार्क है, उस सार्क के बीच में बहुत गहरा नाता है। भारत जो सार्क है, उस सार्क को गति देने के लिए, सार्क को आर्थिक व्यवस्था मुहैया कराने के लिए, उस संगठन को संचालित करने के लिए अपने जो देश है, उस देश में आपको बताना चाहूंगा, भारत 32% जो सार्क का जो वार्षिक जो बजट होता है, उस वार्षिक बजट को बनाने के लिए भारत 32% का हिस्सेदारी भारत के द्वारा सार्क के जो बजट है, उस बजट को पूर्ण करने के लिए 32% का योगदान भारत करता है। दूसरे नंबर पे कहीं 25% के साथ में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, नेपाल 11%, बांग्लादेश 11%, श्रीलंका 11%, भूटान 5% और मालदीव 5%। अर्थात हम ये कहें कि जो हिस्सेदारी है, जो सार्क का बजट है, उस बजट के जो हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी में
सर्वोच्च स्थान पर भारत का स्थान 32% के साथ में वो सर्वोच्च स्थान पर है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सार्क है उस सार्क को संचालित करने के लिए भारत के द्वारा भारत अर्थव्यवस्था को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से वो जो सार्क है उस सार्क को संचालित किया जाता है। भारत सार्क का हमेशा से सम्मान करते आया है। भारत हमेशा से सार्क राष्ट्रों को सहयोग करते आया है। 26 मई 2014 दिन सोमवार को जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो सार्क है उस सार्क के जितने भी शासन के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रों के जो अध्यक्ष हैं, उन राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत के द्वारा शपथ समारोह, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी जी शपथ जब लेने वाले थे तो भारत के प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में जो सार्क जो राष्ट्र हैं उन सार्क राष्ट्रों के जो शासन अध्यक्ष हैं उन शासन अध्यक्षों को भारत के द्वारा आमंत्रित करके उनके गरिमामय उपस्थिति में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ समारोह में जो सार्क देश है उन सार्क देशों के शासन अध्यक्षों को आमंत्रित करके शपथ लिया गया था। अर्थात हम ये कहें कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है, उस प्रधानमंत्री की जो मंशा है उस देश उन राष्ट्रों के जितने भी शासन अध्यक्ष हैं उन शासन अध्यक्षों के साथ में तालमेल बनाकर भारत एवं जो सार्क है उस सार्क के संबंधों को मजबूती बनाने का प्रयास भारत के द्वारा किया गया था। जो सार्क है, सार्क के बहुत सारे ऐसे प्रत्येक जो उसके जो चार्टर है उस चार्टर के नियमावली के आधार पर जो सार्क है उस सार्क के प्रत्येक वर्ष में एक जो शिखर सम्मेलन आयोजित करने की बात हमको देखने के लिए मिलता है। प्रत्येक वर्ष सार्क के शिखर सम्मेलन होते हैं। बारी बारी से एक देश में जब सार्क के जब शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, आयोजन होने के बाद में फिर उसके बाद में अल्फाबेट के आधार पर दूसरे राष्ट्रों पर उस शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जाता है। इस प्रकार से शिखर सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जो उस पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उस पड़ोसी राष्ट्रों के जो क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर चर्चा की जाती है एवं उस समस्या के समाधानों के लिए निष्कर्ष के रूप में इस सार्क सम्मेलन के द्वारा निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार से हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो सार्क है, सार्क 1985 में जो ढाका जो घोषणा पत्र है उस ढाका घोषणा पत्र के माध्यम से सार्क का स्थापना की जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जो सार्क है एक महत्वपूर्ण एक क्षेत्रीय संगठन है जो गरीबी उन्मूलन, ठीक, उसके बाद में कहें कि अनुसंधान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आपसी तालमेल को बनाने के लिए उन जो क्षेत्रीय जो संगठन है उन क्षेत्रीय संगठनों के साथ में आपसी भाईचारा को स्थापित करने के लिए इस क्षेत्रीय संगठन का निर्माण किया गया था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम और नए वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो को आप जरूर लाइक एवं शेयर भी करें। धन्यवाद।